चलिए, आज हम लोगों को एक टॉपिक करना है। लिखिए सब लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखेंगे सभी लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन अगर हम लोग देखें तो मोशन के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन का प्रकार बांटा जाता है पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल पर। पार्टिकल जिस पाथ पर चलता है उसी प्रकार का मोशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 5 प्रकार का मोशन, है ना। गति के 5 प्रकार हैं। पहला पढ़ाया गया होगा रैखीय गति, सरल रेखा में, है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक लाइन पर चलता है तो उसको रैखीय गति कहते हैं। रैखीय गति 2 प्रकार का है, या तो स्ट्रेट लाइन पर चलेगा या तो टेढ़ा मेढ़ा लाइन पर चलेगा। नहीं, दूसरा प्रकार जो था वह था सर्कुलर मोशन, कि अगर किसी कोई पार्टिकल जो है वो अगर सर्किल पर चलता है तो सर्कुलर मोशन है। और क्या पढ़े थे, दोलनी गति, जिसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दोलनी गति जिसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं अगर कोई पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहा है कि किसी पॉइंट के आगे पीछे या इर्द गिर्द मूव करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कहा था एक और पढ़ा था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, घूर्णन गति। क्या कहते हैं, अगर पार्टिकल अपने किसी एक पॉइंट के अबाउट घूमता है, रोटेट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे लट्टू अपने बीच के एक्सिस के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। नहीं, लट्टू जब नचाते हैं तो वो कैसा है, रोटेशनल मोशन है। अर्थ के पास भी 2 प्रकार का मोशन है, एक था अराउंड सन जिसको रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं, और एक है रोटेशनल मोशन। तो अर्थ के रोटेशनल मोशन के कारण ही दिन और रात होता है। तो दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन में। वो हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, ऑसिलेशन में। सो ऑसिलेशन हम लोग किसको कहेंगे कि जब व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, है ना, अबाउट a point, then such motion is called oscillatory motion, और ऑसिलेशन, है ना। अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट आगे पीछे या दाएं बाएं मूव करता है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं और ऑसिलेशन कहते हैं। हमेशा याद रखना, नॉट ऑल ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक एक कंडीशन है। अब देखो, सबसे पहला कि ऑसिलेशन समझ गए। ऑसिलेशन क्या है कि अगर कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे या दाएं बाएं मूव करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेशन कहेंगे, है ना। जैसे कोई पार्टिकल जो है, ये मान लीजिए ये कोई पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ के अबाउट यह पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन के बिल्कुल मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। और सबसे बाह्यतम पॉइंट जो ए और बी है, इन ए और बी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसका क्या नाम देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन।
point O is mean position and point A and B is extreme position. point O हमारा mean position है और point A और point B हमारा क्या है, extreme position है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको हम लोग हार्मोनिक कब कहेंगे, एकदम तोड़ तोड़ के, हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन तब कहेंगे पार्टिकल का। अच्छा, ऑसिलेशन में सारा दूरी मेजर किया जाता है मेन पोजीशन से। ऑसिलेशन में सारा दूरी कहाँ से मेजर किया जाता है, मेन पोजीशन से। यहाँ पर एक पॉइंट में लिखेंगे, इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। सारा मेजरमेंट कहाँ से लिया जाता है, मीन पोजीशन से। अब देखो हार्मोनिक मोशन किस वजह से, मान लिया जाए कि अगर पार्टिकल इस पॉइंट पर है, यह कोई पॉइंट P है, तो अब कहा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ है। तो देखिए मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं x दूरी पर है, तो इसको क्या कहेंगे, कि यह x दूरी पर है, लेकिन x दूरी कहाँ से नापा गया है, तो मीन पोजीशन से। कहाँ से नापा गया है, तो मीन पोजीशन से। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन, अच्छा इसमें हार्मोनिक ऑसिलेशन का कंडीशन देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेशन का कंडीशन क्या है, लिखते हैं व्हेन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, दैट मीन्स व्हाट, कि वो बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो किसी पॉइंट के अबाउट करेगा, है ना। तो व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट्स सच दैट, ऑसिलेशन में कंडीशन है, ऑसिलेशन तो है लेकिन ऑसिलेशन में कंडीशन है, सच दैट द फोर्स ऑन द पार्टिकल, इज डायरेक्टली proportional to the displacement of particle from mean position, ठीक है। देखो कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूव करता है, अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूव करता है, तो हम लोग उसको कैसा मोशन कहेंगे, ऑसिलेशन कहेंगे। और अगर कोई मोशन मतलब पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है और इस प्रकार से ऑसिलेशन कर रहा है कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, है ना, पार्टिकल द्वारा किए गए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स पार्टिकल के द्वारा किए गए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो वही चीज लिखे, व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट्स सच दैट द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। लिखेंगे एंड द डायरेक्शन डालते हैं, एंड द डायरेक्शन of force is always directed towards the mean position, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है पॉइंट P पर है, तो पॉइंट P पर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर। अच्छा मान लिया जाए पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल एक बार इधर जा रहा है और दूसरे केस में पार्टिकल इधर आ रहा है। इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन होगा, ये, और इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन होगा, ये। इस केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन होगा, ये, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन होगा, ये। कौन होगा, यही होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, दो पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी है और डायरेक्टेड होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और हमको ऑसिलेशन में हमेशा ही इनिशियल पोजीशन कौन सा लेना है, मीन पोजीशन लेना है। इसलिए लिखे भी है
इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब हमेशा ही इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का कौन लेना है, मीन पोजीशन को। इनिशियल पोजीशन कौन लेना है, मीन पोजीशन को। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन पार्टिकल का यहाँ है। भले ही पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया हो फिर लौट रहा हो, तो मोशन इस डायरेक्शन में है। मोशन का डायरेक्शन माने वेलोसिटी का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। मोशन के डायरेक्शन या वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल, हाँ अब यहीं पर दो प्रकार का वेलोसिटी पढ़े हैं, एगो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़े हैं और एगो एवरेज वेलोसिटी पढ़े हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में मोशन का डायरेक्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, मोशन का नहीं डिस्प्लेसमेंट का कह लीजिए। एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अभी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या कहने का मतलब, वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट, माने 4 बजे, तो मतलब 4 बजे इसकी वेलोसिटी किधर रही होगी। और एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब एक टाइम इंटरवल में, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में किस एवरेज स्पीड से ये गया होगा। सो दैट इज द एवरेज। ओके, सो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सब छोटी छोटी बातें जो आपको 11-12 में पढ़ाई जाती हैं। तो खैर वे हमने लिखा, व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट सच दैट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस डायरेक्शन में होगा और पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स किधर डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब पार्टिकल पर हमेशा ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो कोई भी ऑसिलेशन होने के, ऑसिलेशन के हार्मोनिक होने के, कोई भी ऑसिलेशन के हार्मोनिक होने के दो कंडीशन हैं। पहला कि लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और दूसरा कि दोनों का साइन निगेटिव हो, एक का डायरेक्शन ये हो दूसरे का डायरेक्शन ये हो, तो दोनों का साइन क्या हो, एक दूसरे पर निगेटिव। तो सबसे पहले कि क्या प्रत्येक ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक हो सकता है, नहीं, सारा ऑसिलेशन हार्मोनिक नहीं हो सकता है। वही ऑसिलेशन हार्मोनिक होगा जिस ऑसिलेशन में पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट से अपोजिटली डायरेक्टेड हो, है ना। बोलेंगे तो हिंदी मीडियम में रह जाएंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। बोलेंगे, हाँ बोलो, वह ऑसिलेशन हार्मोनिक ऑसिलेशन है जिसमें पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। वेरी सिंपल, है ना। वैसा ऑसिलेशन जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्मोनिक। अब हार्मोनिक के सिंपल होने के लिए अगला है, हार्मोनिक अगर सिंपल है तो इसको हम लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह जो फोर्स है ना, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जिस फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। कौन है रीस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट है, उसको हम लोग कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक शब्द में भी तो कह सकते हैं ना कि वैसा ऑसिलेशन हार्मोनिक है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, वैसा ऑसिलेशन हार्मोनिक है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। सिंपल सा एक शब्द में। और रीस्टोरिंग फोर्स कैसा है, तो वैसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डिस्प्लेसमेंट से अपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन,
हार्मोनिक, कौन सा हार्मोनिक सिंपल होगा? तो वह हार्मोनिक ऑसिलेशन सिंपल होगा जिसमें केवल और केवल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। When only restoring force is acting on the particle, then motion is called simple हार्मोनिक मोशन। अब कहोगे सर ऐसा कैसे, फिर क्या अंतर रहा हार्मोनिक और सिंपल हार्मोनिक में? की तो बात है, हम कहेंगे कि देखो ऑसिलेशन अगर कोई किसी पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है तो उसको हम लोग ऑसिलेशन कह देंगे, और अगर उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो हम उसको हार्मोनिक कह देंगे। और अगर केवल यही एक रिस्टोरिंग फोर्स ही लग रहा है तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक कहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो उस पर केवल एक ही वो फोर्स लगे, हो सकता है एक से अधिक फोर्स लगे। जैसे मान लीजिए कि मटेरियलिस्टिक मीडियम है, जैसे ये हवा है, यहाँ पर हमने क्या किया कि एक पेंडुलम लटका दिया और इसको हम स्लाइटली पुश करके छोड़ देते हैं, तो पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेशन हार्मोनिक भी होगा, ये ऑसिलेशन हार्मोनिक भी होगा, हम लोग पढ़े हैं ना 12th क्लास में, ये ऑसिलेशन हार्मोनिक भी होगा। अब एक गलती पढ़ कर गए, यह ऑसिलेशन हार्मोनिक तब होगा जब इसका ऑसिलेशन वैक्यूम में किया जा रहा होगा। अगर एयर मीडियम में किया जा रहा है तो एयर का एक रेजिस्टेंस लगेगा, नहीं, और जब एयर का रेजिस्टेंस लगेगा ना तो इसका एम्पलीट्यूड माने इसकी एनर्जी धीरे धीरे घटते जाएगा, और हम कहे कि ऑसिलेशन रुक जाएगा एक समय के बाद। होता भी यही है कि वो रड लटका के छोड़ दीजिए, ऐसे हिला के देखते रहिए, हिलते 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 एक समय आता है कि वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो रुक क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो वो केवल ऑसिलेट करते रहता है। तो जो रुक रहा है कंटिन्यूअसली हवा का प्रतिरोध लग रहा है, एयर का रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली लग रहा है। तो फिर देखो अब वहाँ पर दो प्रकार का फोर्स हो गया, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया और दूसरा रेजिस्टेंस का फोर्स हो गया। तो फिर उस सिंपल हार्मोनिक नहीं बचेगा, फिर उसको हम कहेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक। क्या कहेंगे? फिर जब पार्टिकल डैम्प्ड हार्मोनिक करेगा तो उसमें दो प्रकार का फोर्स, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। अब एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी डिपेंडेंट है कैसे? तुम तो फील किए होगे अगर जो लोग साइकिल चलाए हो कि जितना तेजी से साइकिल चलाते हो उतना तेजी से हवा लगता है और अपोजिट डायरेक्शन से लगता है, हाथ के मोशन को अपोज करता है। तो हवा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन से करता है, और जितना तेज वेलोसिटी होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा लगेगा। सो दिस इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, है ना। अब वहाँ भी एक फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ जब मटेरियलिस्टिक मीडियम में ऑसिलेशन कर रहे हैं तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं बचा। तो यही कहे कि ऑसिलेशन तब जब कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के इर्द गिर्द आगे पीछे मूव करता है, मोशन इस प्रकार से हो कि उस पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम लोग उसको कहेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन, और इस फोर्स को हम लोग कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर उस पार्टिकल पर केवल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रिंट करिए। आ रहे हैं, प्रिंट करिए। अभी जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बात क्लियर होगा। हो गया प्रिंट? जल्दी करो। बस एंड पॉइंट दो है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑसिलेशन हो रहा है वहां पर,
कहाँ हो रहा है? तो फिर जो दो एक्सट्रीम पोजीशन, अच्छा वो कैसे ऑसिलेट करा रही है? ये ऑसिलेशन हो रहा है। हाँ, तो तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स इसको फॉलो कर रहा है, तो बात खत्म है। ऑसिलेशन है लेकिन वो ये नहीं है, हम तो कह रहे हैं। नहीं, हाफ नहीं हो रहा है। ऑसिलेशन है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। उस प्रकार के ऑसिलेशन को हम लोग नाम देते हैं फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब पहुंचेंगे। फिलहाल अभी जिज्ञासा अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन पेशेंस के साथ होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट तो सारा चीज में होगा, सब चीज का एक्सट्रीम पॉइंट होता है। जैसे पेन है तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट मतलब अंत, उसका जो लास्ट होता है वही एक्सट्रीम पॉइंट होता है। अरे बात बहस में बदलते चला जा रहा है। सर एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन हम बात कर रहे हैं, और एक पेन ही अगर ले लिया जाए तो पेन का अंतिम बिंदु दो ही होता है क्या? पेन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और इसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट एक एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं आपके अनुसार, है ना? हाँ। सो अभी फिलहाल इस टॉपिक पर रहिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पर आराम से आ रहे हैं। 3 प्रकार के मोशन इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक बार जान जाइए, फिर और सवाल पूछिए। अभी फ़िलहाल जानने शुरू किए हैं, जो पढ़ा रहे हैं वहाँ कंसंट्रेट कर जाइए, नहीं तो फिर मेन मुद्दा भूल जाइएगा, मेन टॉपिक भूल जाइएगा। और यह जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई एक बार आप लोगों को सवाल पूछा है फ्री डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, उसका डेरिवेशन। तो अभी हम लोग फ्री ऑसिलेशन कर रहे हैं, इसी को हम लोग फ्री ऑसिलेशन भी कहते हैं, है ना? यहाँ पर न है तो लिख भी लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को हम लोग फ्री ऑसिलेशन भी कहते हैं। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स पूछ देगा या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है फ्री ऑसिलेशन। इसको मिटा दें अब। हाँ, सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन को फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। ये लिख लिए, मिटा दें इसको। ओके। देखो, अब हम लोग बात कहें कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उस पर केवल एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उस पर केवल एक फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है? तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, हम मान लेते हैं, let us consider a particle P executing simple harmonic motion। देखो, अगर वेव मूव करता है तो अच्छा, आदमी चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेवलिंग। नहीं, आदमी अगर हम लोग चल रहे हैं तो क्या कहते हैं? अगर साइकिल चल रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? राइडिंग। बाइक चलाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइडिंग। उसी प्रकार से अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग शब्द यूज करते हैं एक्सक्यूटिंग SHM। उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? एक्सक्यूटिंग का मतलब है पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल P एक्सक्यूटिंग SHM about a point O, about a point O। अब इसका मतलब क्या है? सो देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है ना, P, जो पॉइंट O के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन
कर रहा है. सो पॉइंट O इज ट्रीटेड एज मीन पोजीशन. ठीक है. ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन, it goes from A to B. अपने ऑसिलेशन के दरमियान जो है पार्टिकल A से B के तरफ जाता है एंड ऑल्सो फ्रॉम B टू A. और फिर B से A के तरफ भी आता है ना. दिस कंप्लीट मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. दिस कंप्लीट मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. ठीक है. अब हाउ कैन वी डिफाइन वन ऑसिलेशन? वन ऑसिलेशन हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है. वन ऑसिलेशन. अच्छा, पॉइंट ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन. पॉइंट ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन. अब हम डिफाइन करते हैं वन ऑसिलेशन. A particle starts from A. No, a particle starts from O, moves to B, then come back to O. Again it goes to A and come back to O. This complete motion is called one oscillation. है ना. What is one oscillation? When particle starts from O, move to B, comma देके comes back to O, again it goes to A and finally returns back to O. Then such complete motion is called one oscillation. वन ऑसिलेशन. इस कंप्लीट मोशन को हम क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन. ओ से शुरू करके बी तक गया, बी से वापस ओ तक आया, ओ से वापस ए तक गया, फिर ए से वापस ओ तक आया. तो इस पूरे मोशन को हम क्या कहेंगे? वन ऑसिलेशन. लिख लो यहाँ तक.
हो गया? चलिए, वन ऑसिलेशन डिफाइन कर लिए। अब यहाँ पर एक बात और समझना पड़ेगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम क्या कह रहे हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर कुछ एक टर्म और डिफाइन करते हैं। इसमें एक टर्म है हमारा एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड हम लोग किसको कहते हैं? तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन and extreme position is called amplitude. What is amplitude? Then the distance between mean position and extreme position, extreme position is called एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखो पार्टिकल वन ऑसिलेशन में अपने एम्पलीट्यूड का कितना गुना चलता है? ऑसिलेशन में अपने एम्पलीट्यूड का कितना गुना चलता है? 4 गुना। ये बार पूछा था आपको, ये बार नहीं, पिछले के पिछले साल 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस साल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम हुआ था ना, उस साल ये 2 सवाल था। एक तो आपका स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन जो कल बताए थे, और एक जो ये सवाल पूछ रहा है कि कोई पार्टिकल एक ऑसिलेशन में अपने एम्पलीट्यूड का कितना गुना चलता है। ठीक है, तो ये सब लाइन, सब छोटा छोटा बात है, ये सब लिखाया तो नहीं जा सकता है, कॉमन सेंस है तो आप समझ सकते हैं। हाँ, पढ़ो ठीक से। मेन पोजीशन कहाँ है? कहाँ है? बीच में। तो यहाँ से यहाँ को कहेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एक बार यहाँ से यहाँ गया, दूसरी बार यहाँ से आया 2 बार, फिर यहाँ से यहाँ गया 3 बार, यहाँ से आया 4 बार। तो कोई पार्टिकल एक ऑसिलेशन में अपने एम्पलीट्यूड का 4 गुना चलता है। लिखाने की ज़रूरत है? समझ सकते हैं आप लोग? अंत वाला सवाल आ जाए तो कहना कि सर वाला तो पढ़ेबे नहीं किए थे, है ना। अच्छा, इसके बाद अगला जो हम डिफाइन करते हैं वो है टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या है? दिस इज द टाइम टेकन बाय particle to complete one oscillation is called time period, है ना। पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। और एक अगला टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। सो क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय particle in 1 second is called frequency। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, टाइम पीरियड इज डिनोटेड एज कैपिटल टी। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इज
डिनोटेड एज, देखो कहीं पर इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू, क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू नहीं, न्यू, दिस इज कॉल्ड म्यू एंड दिस इज कॉल्ड न्यू। सो ये क्या है, न्यू। कहीं पर न्यू से लिखते हैं, कहीं पर फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं और कहीं पर एन से लिखते हैं। कहीं पर इसको निर्भर करता है कि कौन सा किताब, कौन सा राइटर और कौन से टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ लिख देते हैं। हम जो है न्यू का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। केवल बीट्स जब बताना होता है तो एन का प्रयोग करते हैं, बाकी जगह पर हम न्यू लिखते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग किताब में अलग अलग लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी फिजिक्स में एक बात याद रखना कि किसी भी सिंबल पर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का कॉपीराइट नहीं होगा। हमारे यहाँ V4 पोटेंशियल भी होता है, हमारे यहाँ V4 वेलोसिटी भी होता है, V4 वॉल्यूम भी होता है, V4 पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। अब V4 कहीं कहीं पर हम टोटल एनर्जी भी लिख देते हैं, है ना। सो किसी एक सिंबल का किसी एक फिजिकल क्वांटिटी पर कॉपीराइट नहीं है। आप किसी भी सिंबल का इस्तेमाल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप जो है लिख दीजिए कि हम फलाने सिंबल का इस्तेमाल फलाने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आई माने करंट होता है, आई फॉर करंट। हम कहेंगे कि नहीं हम आई फॉर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं, हम V बराबर आई आर लिखते हैं। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है। हमारी मर्जी, हम कहें कि हम I पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे, V करंट का सिंबल रहेगा और R रेजिस्टेंस का सिंबल रहेगा, कह सकते हैं। हाँ, जब कन्वेंशनल सिंबल से अलग कुछ यूज करेंगे तो लिखना पड़ेगा कि यहाँ I फॉर वोल्टेज है और V फॉर, अगर कन्वेंशनल सिंबल से अलग लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, जब कन्वेंशनल यूज करते हैं तो लिखना नहीं पड़ेगा, बाकी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई टी एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई न्यू एफ और एन। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा क्या है, टाइम पीरियड को हम लिख रहे हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल टी से। देखिए हम लिखते हैं लेट पार्टिकल P हैज ए टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल T। मान लेते हैं कि पार्टिकल P का टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल T। तो हम लिख सकते हैं चूंकि पार्टिकल P टेक्स T सेकेंड in completing one oscillation, कोई दिक्कत, पार्टिकल को T टाइम लगता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में, इसीलिए पार्टिकल P टेक्स 1 सेकेंड इन कंप्लीटिंग T सेकेंड में एक ऑसिलेशन। तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1/t ऑसिलेशन होगा। और आप कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, इसको क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होगा उसको आप कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। और एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन आ रहा है, तो 1/t ऑसिलेशन को हम न्यू कह ले, फ्रीक्वेंसी कह ले, है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया 1/t, मतलब न्यू बराबर हो गया 1/t। याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड।
फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड। प्रिंट कर लीजिए। ना ये सब 11-12 तक था, इसके बाद जो बताएंगे वो आएगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड में लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। स्मॉल ए और कैपिटल ए देख लेना अपना। पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा? मेन पोजीशन पे हो। मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना? तो फोर्स कितना? 0। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, है ना। चलिए, प्रिंट कर लिए इसको। चलिए अभी कर लिए, तो इसका डेरिवेशन जो है अगले दिन हम लोग करते हैं, जहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है।